हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7 का पढ़ेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। चैप्टर 3 आज हम देखेंगे, जिसका हेडिंग है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अब देखते हैं कि क्रियाकलाप में क्या दिखाया गया है। जैसे एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। गर्म जल होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो इस प्रकार बताया हम क्रियाकलाप के माध्यम से। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखा जाए कि पृथ्वी की गतियाँ लगभग दो तरीके से होते हैं, एक अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के मतलब हो गया पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटती है उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो पृथ्वी के बाहर होती है उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे आकस्मिक बल अंतर्जनित बल, और दूसरा है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल में आएगा पर्वत निर्माणकारी बल। आकस्मिक बल में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब। इधर देखते हैं बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, जैसे नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और फिर हिमनद, ये सब। अब हम अगला देखते हैं शब्दावली। कुछ शब्द दिया हुआ है, जैसे स्थलमंडलीय प्लेट। स्थलमंडलीय प्लेट किसको कहते हैं? भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। इसी को स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे अचानक कुछ और पे पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी होने वाला है। और शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पे इंडो का मतलब होता है अंतर, और एक्सो का मतलब होता है बाह। मतलब एंडोजेनिक मिलाएं तो एंडोजेनिक हो गया, और एक्सोजेनिक मिलाएं तो एक्सोजेनिक हो गया। अब देखेंगे ज्वालामुखी। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वालामुखी। इधर ये जो है, ये वाला भाग ये मेंटल है, और ये जो पीला वाला ऐसे दिख रहा है इधर से इधर, वो परपट्टी है। यहाँ से मैग्मा निकलता है,
ये, और ये निकल करके यहाँ से इधर ये आ गया तो ये लावा हो गया, और ये यहाँ से ऐसे निकला तो ये निकास यानी वेंट, ये निकलने वाला है तो इसको निकास बोल दिया। यहाँ से इधर ये लावा हो गया। जब यहाँ ये मुंह पे आ करके यहाँ कीप के आकार का हो गया उसको क्रेटर कहते हैं। और जो ऊपर ये सब गैस व राख हो गया, इस तरह से। अब आगे इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। लगभग ये क्वेश्चन सीटेट में देखा जाए, बीपीएससी टीआरई में देखा जाए, 1 में 2 में, लगभग कोई ना कोई शिफ्ट में, जैसे या तो 1 to 5 का हो जाए या 6 to 8 का हो जाए, 9 10 का हो जाए या 11 12 का हो जाए, कोई भी ज्योग्राफी में लगभग लगता है क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। और नहीं भी पूछा हुआ है तो पूछ भी सकता है सीटेट पेपर फर्स्ट में या सेकंड में, कोई में भी, क्योंकि अक्सर सेट में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही हम नहीं बोल देते हैं कि हाँ एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी लाइन बाय लाइन देखते हैं तो ये बोल देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि हम इतना बार देख चुके हैं, या तो स्टेट में या सीटेट में, या फिर जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन पूछता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे कम होती जाती है। अब यहाँ हमको देखना है कि ये क्या है। जैसे ये देख रहे हैं प्लेट सीमा है, ये देख रहे हैं अधिकेंद्र है। भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, इधर से इधर बाहर की ओर। वह स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और जहाँ भूकंप शुरू होता है उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये कि जहाँ भूकंप शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको उद्गम कहते हैं। और जहाँ तो ये कि जहाँ भूकंप शुरू होता है उसके सबसे निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। अब आगे देखिए, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो देख लीजिए, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पूछा जाता है कितने प्रकार के होती है? 3 प्रकार के। पी तरंगे, पी तरंग का ही नाम है अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा है एस तरंगे, इसी का नाम है अनुप्रस्थ तरंग। तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब आगे दे रहा है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जैसे स्थानीय लोग कुछ समान तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जब भूकंप आना रहता है तो जानवर का कुछ न कुछ व्यवहार अलग अलग दिखने को मिलता है। तब लोग कोई अगर अनुमान लगा सकते हैं तो पता चलता है कि हाँ कुछ आज अलग होने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, जब भूकंप आने वाला होता है तो उससे थोड़ा सा पहले, मतलब तालाब में मछलियों का जो उत्तेजना होता है वो अलग होने लगता है। सांपों की धरातल पर आना, ये सांप जब धरातल पर कुछ ज़्यादा दिखने लगता है तब अनुभव होता है कि हाँ आज ये भूकंप आने वाला है। अब है भुज में भूकंप के झटके। जैसे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप
जैसे स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षक की मौत की आशंका है। यहाँ लगातार भूकंप की 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक रह गया था वहाँ। और फिर ये देखा जाए कि फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं समाचार लाइन सभी अवरोधित हो गए थे। अब यहाँ देखा जाए अब क्या था कि चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गया था। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। तो देखा जाए मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील क्या हुआ था कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। अब बॉक्स में क्या आप जानते हैं, थोड़ा इसको भी हम देखें कि क्या कह रहा है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता किस पे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर भूकंप आए और अगर नापा जाए तो अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 बताए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता अगर 7.0 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। आगे है भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, जैसे सुरक्षित स्थान। सुरक्षित स्थान इसके लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ये हम नहीं कह रहे, ये एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है उसी चीज को हम देख रहे हैं कि क्या क्या कह रहा है। मतलब इसके ये किताब के अनुसार कहना है कि जब भूकंप आए तो उस समय हम स्थान अपना कहाँ लें, तो सुरक्षित स्थान बताया गया है कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। किस चीज से दूर रहने का रहा है, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। जैसे अपने दोस्तों व पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इस तरह का कह रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे है मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जैसे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि पृथ्वी की सतह पर शैल का मतलब पत्थर के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी का क्या कार्य है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जो भी नदी का जो जल है उससे दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है
तो यह जलप्रपात बनाती हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये नदी इधर से आ रही है, एक कठोर शैल है, कठोर शैल ये बड़ा बता रहा है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल ये है। यहाँ से पानी आ रहा है, खड़ा सीधे यहाँ से ऐसे गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, जलप्रपात हो गया। अब जो बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप इसे जानते हैं? विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। और बताइए इसमें कितना क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है केवल ये बॉक्स से, है ना। है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ये क्वेश्चन। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो अब आगे क्या कहता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उनको वितारिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरह का अब है समुद्री तरंग के कार्य। जैसे समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भीड़ तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को अस्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अगला हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं।
हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य क्या है? क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? अगर देखे हैं तो सही है, अगर नहीं भी देखे हैं तो ये किताब के माध्यम से आज ज़रूर एहसास करेंगे कि रेगिस्तान कैसा होता है। जैसे बालू टिब्बे के कुछ क्षेत्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपित पाए जाते हैं। अब ये इधर अभ्यास आ गया, चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम जो पढ़े थे उसका कुछ इस तरह से जो दिया हुआ था उसको देखते हैं। जैसे बाढ़ का मैदान है, तो मैदान से अगर नदी यहाँ आना शुरू हो गया तो नदी का जो किनारा है ये इसको तटबंध कह दिए। लेकिन जब ये एक सर्व के जैसा नदी का पानी आ रहा है ऐसे ऐसे मोड़ते हुए, उसको क्या कहे? विसर्प कह दिए। और ये जो सर्प के जैसा ऐसे ऐसे मुड़ के आया, अगर ये वाला भाग कट के अलग हो गया ऐसे चाप के जैसा, तब इसको चाप झील कह दिए। क्या कह दिए? चाप झील। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है? ये मुख्य नदी है। नदी यहाँ से इस तरह से आ रहा है और ये कई भागों में ऐसे ऐसे बट गया, इधर 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 कई शाखाओं में बट गया। तो ये जो इस तरह के शाखाओं में बट जाता है उसको वितारिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वितारिका कहते हैं। अब आगे ये समुद्र है। ये सब नीला नीला जो दिख रहा है ये समुद्र है। और ये समुद्र का इधर होगा ना, ये समुद्र का पानी जाते 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 ये इतना दूर ऐसे गुफा की जैसे दिख रहा है, गुफा की तरह, तब इसको समुद्री गुफा कह दिए। और ये दीवार की जैसा ऐसे बचा हुआ था इस तरह से, तो ये दीवार में क्या हो गया कि ऐसे पानी जाते जाते इस तरफ से उस तरफ पूरा हो गया। ये हॉल जो ये हो गया, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय मेहराब। गुफा क्या हो गया? धीरे 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 बड़ा हो गया, मतलब छोटा था तब छोटा था, छोटा से धीरे 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 बड़ा हो गया, तो इसी को तटीय मेहराब कहते हैं। चलिए, ये था हिमालय। हिमालय पर जो हिमनद के कार्य है, ये जो इधर इधर से वैसे ऐसे बारिश हो रहा है, बर्फ़ का तरह से जमा हुआ है, बर्फ़ की तरह से जमा हुआ है। और यही बर्फ़ का वर्षा को हिमनद, हिमानी बर्फ़ की नदियाँ जो होती हैं उसी को कहते हैं। चलिए, इस तरह का है। अब जो इधर है वो अभ्यास है, कोई दूसरा वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हम आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें कि हाँ क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो डलाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग का जल्दी मिले। और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बस, थैंक यू।